चलिए जयती, अब जिस तरह से वोटिंग भी हो रही है, अलग अलग समीकरण में 13 सीटों को लेकर भी है और 13 सीटें कितनी महत्वपूर्ण है ये भी बेहद अहम हो जाता है। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि वोटिंग तो जारी है, लेकिन हमारे साथ खास मेहमान भी है, उनका रुख कर लेते हैं। नरेश शर्मा जी हमारे साथ है, ब्यूरो चीफ है, पंकज सोनी जी है हमारे साथ, एसोसिएट एडिटर है, पंकज मीणा जी भी चर्चा में शामिल हुए, बीजेपी प्रवक्ता है, और साथ ही यशवर्धन सिंह जी हमारे साथ है, कांग्रेस प्रवक्ता है। बहुत स्वागत है आप सभी का। पंकज जी, आपसे ही शुरुआत कर लेते हैं। लगातार हम चर्चा कर रहे हैं, लगातार बीजेपी प्रवक्ता अपनी बात भी रख रहे हैं, लेकिन ये 13 अहम सीटें, हालांकि अब तक 25 की 25 सीटें जीतने का दावा बीजेपी कर रही है, लेकिन फिर भी इन 13 सीटों में सबसे क्रूशियल सीट बीजेपी कैसे देखती है, जहां पर आप मानते हैं कि कड़ी टक्कर है? जीत तो आप मान रहे हैं कि जीत है, लेकिन कड़ी टक्कर के तौर पर कौन सी सीट है बीजेपी के नजर में? देखिए श्वेता, पिछले 3 महीने का लगभग जो चुनावी प्रकरण अगर आप इन दिनों को याद करेंगे तो जब से चुनाव की घोषणा हुई और आचार संहिता लगी, एक चीज़ आप लोगों ने और हमने सबने देखा कि कांग्रेस में एक भयंकर निराशा का माहौल था, एक भयंकर भय का माहौल था कि कहीं हम हार नहीं जाएं। और इस भय के कारण और इस निराशा के कारण कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेता चुनाव लड़ने से बचते नजर आए। वो चाहे डोटासरा जी हों, चाहे सचिन पायलट जी हों, चाहे सीपी जोशी जी हों, चाहे और जितेंद्र सिंह जी हों, ये सब नेता हुए हैं जो अपने लोकसभा क्षेत्रों में चुनाव लड़ चुके, एक बार दो बार जीत भी चुके, परंतु इस बार वो चुनाव से बचते हुए नजर आए। कारण बड़ा स्पष्ट था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो पिछले 10 साल के काम थे उसको देखते हुए कांग्रेसी भी मान के बैठे थे कि हमारी दाल गलने वाली नहीं है। और मैं ये समझता हूं कि वही वातावरण आज भी लगभग चुनाव प्रचार का पूरा चलते हुए, आज वोटिंग का दिन है, अंतिम दिन है राजस्थान का, तो मुझे ऐसा लगता है कि वही वातावरण कम से कम बढ़ के ही आया है सबके सामने। और अगर आप कहीं आपके एंकर वगैरह चुनावी बूथ के अगर कोई ओपिनियन पोल वगैरह भी कर रहे होंगे, जैसा पहले ओपिनियन वगैरह पोल के रिजल्ट भी आए, तो सब जगह बड़ी स्पष्ट है कि 25 की 25 हम जीत रहे हैं। कहीं भी ऐसा नहीं है कि हमको किसी तरह की दिक्कत आ रही हो या कोई हमको ऐसा महसूस हो रहा हो कि डाउट किसी सीट पर नहीं है। इन 25 सीटों में डाउट किसी सीट पर बिल्कुल कतई नहीं है, हमको नहीं, जनता को ही नहीं है। जनता ही मान के बैठी है कि 25 की 25 भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। बिल्कुल, पंकज जी ने जवाब दिया है। श्वेता, उनके तो आश्वस्त वो नजर आ रहे हैं बॉडी लैंग्वेज में भी, लेकिन राजवर्धन जी यहाँ पर है। राजवर्धन जी का ये कहना है कि जिस तरह से 25 की 25 सीटों पर कमल का फूल एक बार फिर से खिलेगा, लेकिन आप बताइए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी लगातार दावे कर रही है, कांग्रेस के अलग दावे हैं, बीते बार के परसेंटेज को देखकर अगर कांग्रेस खुश है तो दूसरे चरण में मेहनत में कमी नजर आती है, ऐसा उनका कहना है। आप क्या कहेंगे इस पर? देखिए, कांग्रेस पूरे चाक चौबंद तरीके से चुनाव लड़ रही है और इन लोगों ने जो शुरू में एक भ्रम फैलाया कि हम 400, 500, 600 पता नहीं कितनी सीटें जीतने वाले हैं, इस तरह की जो चीजें थी वो पहले चरण में स्पष्ट हो गई कि इनकी स्थिति क्या है। ये बहुत घबरा गए हैं और अगर आप देखेंगे तो इनके जो शीर्ष नेता हैं वो जिस स्तर के भाषण देने लग गए हैं वो तब देते हैं जब वो बुरी तरह चुनाव हार रहे होते हैं। किस स्तर के भाषण आप बताइए? यानी प्रधानमंत्री स्तर का व्यक्ति अगर कांग्रेस के घोषणा पत्र के बारे में शुद्ध झूठ बोलने लग गए। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनने से पहले यशवर्धन जी हमें जवाब दे रहे थे श्वेता, लेकिन कहीं ना कहीं एक भाषणबाजी का उन्होंने जिक्र किया। चुनावों में नजर आता है कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते हैं बयानबाजी तेज होने लगती है। आपने कौन से बयान का जिक्र किया? बिल्कुल उसी लाइन पे केशव प्रसाद मौर्य जी को अभी अभी बोला गया है ये बात बोलने के लिए। अगर आप देखेंगे यूट्यूब पर जाकर आप देख लीजिए, मोदी जी ने एक इंटरव्यू में कहा कि हमने गुजरात में मुसलमानों की 70 से ज्यादा उपजातियों को ओबीसी का आरक्षण दिया है। तो क्या उन्होंने जो केशव प्रसाद जी मौर्य जो आरोप लगा रहे हैं, क्या वो मोदी जी पर भी लगाएंगे? ये लगातार इस तरह की बातें चुनाव को पोलराइज करने के लिए कर रहे हैं, क्योंकि पहले चरण में जनता ने इनको नकार दिया है और ये बुरी तरह घबराए हुए। वोटिंग परसेंट कम आ रहा है इसलिए आपको लगता है, लेकिन बीजेपी कहती है वोटिंग परसेंट इसलिए कम आया क्योंकि कांग्रेस को लोगों ने वोट नहीं दिया। ये तो बीजेपी का वोट है। वो तो 4 तारीख को पता लग जाएगा। और इतना घबराए हुए क्यों हैं? आप मुख्य मुद्दे पर रहते हैं ना। आप डेवलपमेंट के मुद्दे पर चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, आप किसी भी जनता के हितैषी मुद्दे पर चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। आप ये केशव प्रसाद मौर्य जी को पंकज जी, क्या आप इत्तेफाक रखेंगे यशवर्धन जी की बात का कि पहले चरण के बाद की तस्वीरें बदली हैं, बौखलाहट है, हार का डर है, वो बात नहीं है जो पहले दावे और किए गए थे और इसलिए इसे पोलराइज किया जा रहा है, हिंदू मुस्लिम धर्म जाति इस पर आ रहे हैं? देखिए, जो चुनावी राजनीति होती है उसमें हर सीट और उसका आकलन करने के बाद जो पॉलिटिकल पार्टियां होती है अपने एजेंडा सेट करती है। प्रथम चरण में के बाद अब जो दूसरा चरण है उसमें जो पॉलिटिकल पार्टी है जो उनको कुछ सुनिए और कुछ दूसरा निश्चित रूप से नजर आ रहा है, या उन सीटों की इक्वेशंस कुछ और तरह की नजर आ रही है, इसलिए अब दूसरे तरह का एजेंडा जो है वो सेट हो रहा है इस चुनाव में। ये बिल्कुल सही बात है कि आरक्षण खत्म करना और आरक्षण को लेकर जो मुद्दा उठाया गया है, पोलराइज करने की भी बात कोशिश की गई है। हिंदू
और अल्पसंख्यक की राजनीति भी इस वाले सेकंड फेज में अपने को देखने को मिल रही है। तो ये निश्चित रूप से मान के चलिए कि जिस तरह की सीटें हैं, जिस तरह की वहाँ इक्वेशंस हैं, उसके अकॉर्डिंग ही राजनीतिक दल अपना एजेंडा सेट करते हैं और वही इस दूसरे चरण में आपको देखने को मिल रहा है। तीसरा चरण आएगा तब आपको कुछ और दूसरे तरह के मुद्दे सुनाई दे सकते हैं। चौथा चरण आएगा तो कोई दूसरे मुद्दे सुनाई दे सकते हैं। सातवें चरण तक बहुत कुछ है जो देखने को मिल जाएगा, आप ये कहना चाह रहे हैं। लेकिन नरेश जी, ये ठीक है, मुद्दे इस पर चर्चा, जीत हार सब कुछ ठीक है, लेकिन अभी आज के दिन जो सबसे ज्यादा अहम है वो है वोटिंग परसेंट, कि कितना वोटिंग परसेंट जाता है। क्योंकि पहले चरण के बाद जो तस्वीरें बदली हैं वो बहुत हद तक उसका आधार वोटिंग परसेंट था कि कम आया, जितनी एक्सपेक्टेशन थी या जो उम्मीद थी कि पिछली बार से ज्यादा होगा, वैसा कुछ नहीं हुआ। इस बार का जो 9 बजे तक का वोटिंग परसेंट है वो आपको लगता है क्या कह रहा है, और क्या आपको लगता है कि पिछली बार से ये बेहतर होगा दूसरा चरण? देखिए, पहले चरण का जो वोटिंग हुआ था उसके बाद हमने कल परसों में 2-3 तस्वीरें देखी थी। हमने देखा था कि मुख्यमंत्री है वो भाजपा कार्यालय जाते हैं, हेडफोन लगा के और बूथ जो मैनेजमेंट संभालते हैं उनसे बात करते हैं कि हाँ आपकी तैयारियां हो गई क्या। हम देखते हैं पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा वॉर रूम जाते हैं, अपने कार्यकर्ताओं से मिलते हैं और पूछते हैं कि कल की तैयारियां हो गई क्या। और आज एक बड़ा सा जो विज्ञापन है वो हम देख पाते हैं जिसमें कहा जाता है पहले मतदान फिर जलपान। ये चीज़ें हमें पहले चरण में दिखाई नहीं दी थी। यानी कहीं ना कहीं दोनों दलों में ये आशंका रही है। हालांकि दावे जो है करेंगे, करना भी चाहिए, इनका धर्म भी है कि जीत इन्हीं की है, लेकिन आशंका रही है कि कहीं जो कम वोट पड़े हैं उनके कारण उनको नुकसान तो नहीं हो रहा। क्योंकि उस वोटिंग के बाद ही हमने जो एक मंत्री है सरकार के गजन सिंह खींव सर, उनका भी वीडियो हम देख रहे हैं कि वो क्या कहते हैं नागौर के बारे में। तो ये तमाम चीज़ें ये इंगित करती है कि दोनों ही दल इस बात को लेकर चिंतित भी है कि कहीं वो जो वोटिंग प्रतिशत कम हुआ था उनसे उनको नुकसान तो नहीं है। अब आज की अगर हम बात करें तो हम ये देख पाए हैं कि उसका कुछ असर नज़र आ रहा है। अगर 9 बजे तक की पोलिंग की बात करें और पिछले पहले चरण की पोलिंग की बात करें वही 9 बजे तक की, तो लगभग 1% जो है वो पोलिंग बढ़ा है। लेकिन इसमें जो श्वेता मैं देख पा रहा हूँ एक जो रोचक बात सामने आई और मैंने सुबह दावा भी किया था और वो चीज़ निकल के आ रही है। आदिवासी जो इलाके हैं जहाँ पे चुनाव हो रहे हैं वहाँ के मतदाता शहरी मतदाताओं से, बाकी जो 13 सीटों शहरी मतदाता उनसे ज़्यादा जागरूक हमें नज़र आ रहे हैं। वहाँ पोलिंग का जो प्रतिशत है वो काफ़ी बड़ा है। एक उदाहरण मैं आपको बताता हूँ। जालोर की जो रेवदर सीट है, विधानसभा सीट है, वहाँ पे 9 बजे तक सिर्फ 7% मतदान हुआ है। और दूसरी तरफ आदिवासी इलाके की बात करें, बांसवाड़ा का घाटोल बिल्कुल पूरी तरह से आदिवासी क्षेत्र होता है, वहाँ 9 बजे तक 15% से ज़्यादा मतदान हुआ है। अगर मैं और 5-7 सीटों की आपकी बात बताऊं, आप चाहे 12-18 की बात कर ले, 14-14.5% से ज़्यादा पोलिंग वहाँ हुई है 9 बजे के बाद। सांगोद में और किशनगंज है और प्रतापगढ़ भी आदिवासी इलाका है, वहाँ भी 14% से ज़्यादा मतदान हुआ है। इसी तरह अगर हम शहरी क्षेत्रों की बात करें इन 13 सीटों में, तो आप देख सकते चित्तौड़गढ़ जहाँ से जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष चुनाव लड़ रहे हैं, वहाँ 9 बजे तक सिर्फ 9.4% मतदान हुआ है। उदयपुर शहर में 9.7% मतदान हुआ है। अजमेर जो साउथ है, जो कि शहरी सीट है, उसमें 9.89% मतदान हुआ है। राजसमंद की बात करें, भाजपा का गढ़ कहा जाता है, वहाँ भी शहरी क्षेत्र में बात करें 9.97% मतदान हुआ है। तो आप इसको तुलनात्मक देखिए कि जो आदिवासी इलाका है, आदिवासी क्षेत्र के जो लोग हैं, वहाँ पे मतदान पहले 2 घंटे में काफी अच्छा बढ़ा नरेश है। जी, जो आदिवासी क्षेत्र का आप जिक्र कर रहे हैं, ये फितरत क्या हमेशा से ऐसी ही रही है? हमेशा से ही वो इतने एक्टिव रहे हैं? खासतौर पर बात जब सरकार को चुनने की होती है, जब मताधिकार के प्रयोग की होती है, या फिर इस बार जब कोशिशें की गई, जब स्वीप कार्यक्रम चलाए गए और निर्वाचन आयोग के नवाचार हुए, आपको लगता है उससे जागरूकता ज्यादा बढ़ी है उस क्षेत्र में? देखिए, अब वहाँ जो मुकाबला जो हो रहा है उस मुकाबले का बड़ा असर है। क्योंकि देखिए वहाँ पे बीएपी जो बाप पार्टी है, भारतीय आदिवासी पार्टी, उसका कैंडिडेट खड़ा है डूंगरपुर बांसवाड़ा की अगर बात करें, और बांसवाड़ा के घाटोल का मैंने उदाहरण दिया था। तो जब वहाँ ये कैंडिडेट आदिवासी पार्टी का खड़ा होता है और सामने जो है वो कांग्रेस चुनाव नहीं लड़ती है, और चुनाव नहीं लड़ती, हालांकि उनका सिंबल है वहाँ पे चुनाव लड़ती है, तो भाजपा और आदिवासी में सीधा सीधा मुकाबला है। तो वहाँ पे ऐसे माहौल में जो वोटिंग का प्रतिशत है वो जो उनके जो प्रत्याशी है वो बढ़ाते हैं, उनके जो कार्यकर्ता वो बढ़ाते हैं। और चूंकि आदिवासियों को अगर ऐसा लगता है कि उनका खुद का कैंडिडेट है तो इस बात का भी वो असर होता है। लेकिन बड़ी चीज़ ये है
कि अगर आदिवासी इलाके में इतना प्रतिशत जो वोटिंग बढ़ रहा है, तो जब हम अब जब 11 बजे तक की बात करेंगे, कुछ देर बाद इसके भी आंकड़े सामने आएंगे, तो हम और अच्छी तरह बता पाएंगे कि वास्तव में ट्रेंड है तो किस तरह से जा रहा है। जाएगी श्वेता, लेकिन ये तो जरूर है क्योंकि कोशिशें कहीं ना कहीं रंग लाती हुई अगर नजर आएगी तो ये जनता के लिए बेहतर होगा। सवालों पर लौटेंगे, पार्टियों से भी बात करेंगे, लेकिन एक बार पंकज जी से मेरा एक और सवाल है। पंकज जी, क्योंकि इस चुनाव में 13 सीटों पर कई हाई प्रोफाइल चेहरे हैं जो चुनाव मैदान में हैं, कई ऐसे चेहरे हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं लेकिन पीछे से रहकर। 2 पूर्व मुख्यमंत्री जिनकी भी साख यहाँ पर प्रतिष्ठा दाव पर है, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, दोनों ने अपने अपने क्षेत्रों में पूरी कोशिश की है, मेहनत की है। चुनावी रंगत नजर आई या नहीं आई ये जनता बताएगी, लेकिन इस विश्लेषण को लेकर कैसे क्या देखते हैं? देखिए, ये जो दूसरे चरण में राजस्थान की जो 13 सीटें हैं, इसमें एक चीज तो कॉमन है कि इन 13 सीटों पर बीजेपी की कोशिश है कि वो हैट्रिक करे, क्योंकि ये 13 की 13 सीटें पिछले 10 सालों से लगातार भाजपा जीत रही है जी। अब बात हम करें अगर पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के झालावाड़ इलाके की बात, तो ये एक अद्भुत रिकॉर्ड बनाने की तरफ जो दिखाई दे रहा है ट्रेंड। 5 बार लगातार वहाँ वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री वो सांसद रही और 5वें बार वहाँ उनके लड़के पुत्र दुष्यंत सिंह 5वीं बार लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। 4 बार वो ऑलरेडी जीत चुके हैं। तो ये चुनाव, झालावाड़ का चुनाव तो बिल्कुल एक अलग तरीके का आपको देखने को मिलेगा। और बात अपन जालोर की करें तो जालोर में वैभव हालांकि जोधपुर से चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन जालोर से पहली बार उस सीट पर चुनावी मैदान में। लेकिन इन दोनों सीटों पर एक चीज कॉमन है, दोनों पूर्व मुख्यमंत्री के परिवार से, और दोनों पूर्व मुख्यमंत्रियों ने इन सीटों पर पूरी तरीके से अपनी ताकत झोंक रखी है। वहां की रणनीति भी है। दोनों पूर्व मुख्यमंत्री, झालावाड़ में वसुंधरा राजे के हाथ में पूरी तरीके से कमान है, जालोर में अशोक गहलोत के हाथ में पूरी कमान है। तो सीटों में अंतर जरूर है, लेकिन ये सिमिलरिटी है कि दोनों पूर्व मुख्यमंत्री इस सीट को जिताने के लिए एडी चोटी का जोड़ लगा रहे हैं। लेकिन पंकज जी, जो बात आपने कही, इसी का जवाब नरेश जी से भी ले लेते हैं। दोनों पूर्व मुख्यमंत्री अपने ही क्षेत्र में यानी अपने ही पुत्र के लिए ही प्रचार प्रसार में पूरी तरह से डेडिकेटेड रहे, क्या ये बात सही है? क्योंकि इसलिए भी सवाल उठ रहे थे कि जो इतने बड़े चेहरे हैं, इनका फायदा दूसरी सीट में उनकी पार्टी के दूसरे कैंडिडेट को भी मिल सकता है। देखिए श्वेता, अगर आप वसुंधरा राजे और अशोक गहलोत के चुनाव प्रचार की सीधी सीधी सवाल कर रहे हैं, बिल्कुल, तो तुलनात्मक रूप से अगर हम देखें तो ये हमें जो नजर आता है कि वसुंधरा राजे जो है वो इस बार अपने ही जो लोकसभा जो क्षेत्र उनके बेटे का, मतलब वो भी उनका भी रहा है, वहीं तक सीमित रही है। बाहर जो वो नहीं गई, इसका कारण ये भी होता है कि भारतीय जनता पार्टी में एक परंपरा है कि जब पार्टी निर्देश देती है, यहाँ से जब कार्यालय से उनका प्रोग्राम तय करते हैं, तो उसके बाद जो नेता है वो प्रचार करने जाते हैं, अपनी मर्जी से नहीं जाते। कांग्रेस में इस तरह की थोड़ी छूट है, कोई कहीं भी चला जाता है। और रही अशोक गहलोत की बात, तो अशोक गहलोत ने एक आधे की तो मैं बात नहीं कर सकता, लेकिन सभी सीटों पे या तो नामांकन के समय या किसी रोड शो में या प्रचार के समय गए हैं। लेकिन हाँ, ये भी सही है कि उन्होंने सबसे ज़्यादा इस बार जो चुनावी कार्यक्रम है वो जालोर सिरोही में किए। अब दूसरी बात यह है कि आपने कहा कि वसुंधरा राजे और अशोक गहलोत 2 पूर्व मुख्यमंत्री है, दोनों के बेटे चुनाव लड़ रहे, दोनों की साख दाव पे है। लेकिन मुझे इसमें थोड़ा सा जो अंतर जो नजर आता है, पंकज जी को भी इसमें मैं जोड़ना चाहूँगा कि 12 और जो झालावाड़ है वहाँ पे दुष्यंत सिंह चुनाव लड़ रहे हैं, वसुंधरा राजे उनका सहयोग कर रही है, क्योंकि आंकड़े बताते हैं कि जब दुष्यंत खुद 4 बार सांसद रहे हैं, इसका मतलब कि वो वहाँ स्थापित नेता है, तो वो 5वीं बार लड़ रहे हैं। लेकिन जालोर सिरोही की बात करें तो वहां लगता है कि अशोक गहलोत चुनाव लड़ रहे हैं, क्योंकि वैभव गहलोत को तो अभी स्थापित होना बाकी है। जोधपुर से लड़े थे, हार गए थे, शिफ्ट किया, जालोर सिरोही लेके आए। और सबसे ज्यादा जो सभाएं, रोड शो, ऐसा कोई विधानसभा क्षेत्र नहीं होगा जालोर सिरोही का जहाँ पे अशोक गहलोत नहीं गए प्रचार करने के लिए, जहाँ उन्होंने रोड शो नहीं किए, जहाँ नुक्कड़ सभाएं नहीं की। और इतना ही नहीं, जालोर सिरोही जो क्षेत्र है वहाँ की खासियत है, जैसलमेर बाड़मेर का भी ऐसा ही है कि वहाँ के जो वोटर है या उनके रिश्तेदार ज़्यादातर बाहर रहते हैं, राजस्थान से बाहर रहते हैं। अब सूरत की बात कर ले, पुणे की बात कर ले, हैदराबाद, बेंगलोर, चेन्नई, यहाँ रहते हैं, तो वहाँ भी प्रचार करने गए थे। तो इन दोनों में थोड़ा सा अंतर जो मुझे दिखाई देता है कि जालोर सिरोही में मान के चलिए कि खुद अशोक गहलोत ही चुनाव लड़ रहे हैं। क्योंकि एक बड़ी खबर कर लेते हैं, दर्शकों को बता देते हैं, बड़ी खबर इस वक्त की फर्स्ट इंडिया पर लगातार चुनावी अपडेट। झालावाड़ के खानपुर में
महुआ अखेड़ा बूथ 63 पर मतदान बहिष्कार हुआ है। बड़ी खबर श्वेता, लगातार अलग अलग बूथों से मतदान बहिष्कार की खबरें। पवन परियोजना के इस क्षेत्र में, साथ ही डूब क्षेत्र के सर्वे पर लगा रहे भेदभाव का आरोप, और ग्रामीणों का साफ तौर पर कहना है कि यहां पर उनके साथ भेदभाव हुआ है, उन्हें यहां पर दरकिनार किया गया है। उनकी आवश्यकताओं को पवन परियोजना के डूब क्षेत्र में मुआवजा समय पर नहीं मिला और इसी वजह से वो मतदान का बहिष्कार कर रहे हैं। बिल्कुल, और ये उनकी जरूरतें होती हैं और ये लगातार शिकायतें हो या उसकी पूरे करने की बात की जाए, लेकिन जब नई सुनवाई होती है और सामने चुनाव हो तो ये इस तरह की तस्वीरें और इस तरह की खबरें भी देखने को मिलती है। जहां सुबह से तीसरी चौथी खबर ये है जब मतदान का बहिष्कार किया है लोगों ने। ये अहम खबर झालावाड़ के खानपुर से है और इस बीच एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं, क्योंकि अब वोटिंग का बहिष्कार किया जा रहा है, ये खबरें आ रही है। लेकिन अब देखते हैं अगली खबर कहां से। जैसलमेर के भड़ियाड़ा से ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। जैसलमेर से ये बड़ी खबर है जहां ग्राम पंचायत माधोपुरा की बूथ संख्या 149 पर मतदान का बहिष्कार हुआ। देखिए एक और बहिष्कार की ही खबर। महराज सिंह ढाणी में ग्रामीणों ने मतदान का पूर्ण बहिष्कार किया है। एरिया मजिस्ट्रेट जीआर जयपाल, पोखरण एसडीएम अब इनसे समझाइश कर रहे हैं। लगातार कोशिश की जा रही समझाइश की। ग्रामीणों की मांग, जिला कलेक्टर खुद आकर लिखित में आश्वासन दे तब ग्रामीण मतदान करेंगे। उनका कहना है आबादी भूमि के पास सोलर खंभे नहीं लगाने की इनकी मांग है और समझाइश की कोशिश जरूर की जा रही है। जैसलमेर के भड़ियाड़ा से जो बड़ी खबर है, और देखिए तस्वीरें भी देख सकते हैं आप, जहां पर समझाइश की कोशिश जारी, लेकिन उनका कहना है कि हमें लिखित में आश्वासन दे, इसके बाद ही हम मानेंगे और वोट डालने जाएंगे, यानी अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। और इसलिए ग्रामीणों को समझाने की कोशिश की जा रही है। एरिया मजिस्ट्रेट जीआर जयपाल, पोखरण एसडीएम समझाइश कर रहे हैं। बिल्कुल श्वेता, और कहीं ना कहीं इसी से जुड़ा अगला सवाल रख लेते हैं। पंकज जी आप बताइए, क्योंकि इस तरह की खबरें आती रहती होगी जब आप बूथ सर्वेक्षण पर निकलते होंगे, निरीक्षण पर करते होंगे, कहां पर नाराजगी है, कहां पर मांगे मनवाने के लिए ग्रामीण ये तक कह चुके हैं कि मतदान का बहिष्कार कर देंगे। क्या उस स्थिति से निपटने के लिए आज ही के दिन का इंतजार किया जाता है? दोनों ही दलों से सवाल होगा। सबसे पहले आप जवाब दीजिए इसका। देखिए, निश्चित रूप से ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि कुछ जगह मतदान के बहिष्कार के समाचार आए हैं। हालांकि कुछ जगह ऐसा भी हुआ है कि वहाँ जो संबंधित अधिकारी या पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा समझाने के बाद में बहिष्कार का उन्होंने ख़त्म भी किया है, जैसा एक पाली का समाचार आया था। बिल्कुल। तो मेरे को ऐसा लगता है कि इस वक्त पॉलिटिकल पार्टीज की और प्रशासन की दोनों की जिम्मेदारी बनती है कि वो समझाइश का काम करे, जिससे मतदान का बहिष्कार जैसा जो विस्फोटक कदम है जनता नहीं उठाए। परंतु फिर भी मैं यहाँ एक बात जरूर कहना चाहूँगा कि 18 से 23 जो राजस्थान में सरकार रही और सरकार ने जिस प्रकार से जनता की छोटी मोटी ज़रूरतों को नज़रअंदाज किया, उससे कहीं ना कहीं जनता के मन में एक सरकार के प्रति उपेक्षा का भाव भी रहा, सरकार के प्रति नाराजगी का भाव भी रहा। हालांकि उसका परिणाम हमको विधानसभा चुनाव में देखने को मिला। विधानसभा चुनाव में इसीलिए जनता ने उसका रिएक्शन दिया। परंतु कुछ समस्याएं मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी जनता की रह गई, जिसके कारण से वो अब मतदान का बहिष्कार जैसा कदम उठा रहे हैं। बिल्कुल, लोकतंत्र है और सबको हक भी है अपनी बात बनवाने का, बात रखने का, नाराजगी व्यक्त करने का। लेकिन सबके बीच सबसे जरूरी अगर है तो वोट डालना, क्योंकि आप वोट डालेंगे तो ये आपका पसंदीदा कैंडिडेट चुन सकेंगे, आप बाद में सवाल कर सकेंगे। और इसलिए फर्स्ट इंडिया भी लगातार यही आग्रह कर रहा है कि बढ़ चढ़कर हिस्सा लीजिए, क्योंकि 9 बजे तक का जो वोटिंग पर्सन नरेश जी आया है, उसके बाद उम्मीद भी बढ़ जाती है कि कम से कम पहले चरण में जो कमी रह गई उसे दूसरे चरण में पूरा किया जाए, क्योंकि दूसरा चरण राजस्थान के लिए 2 चरणों के साथ कम से कम राजस्थान में तो वोटिंग खत्म हो जाएगी, लोकसभा चुनाव यहाँ स्टेट के लिए खत्म हो जाएंगे। और इसलिए कोशिश यही कीजिए कि घर से निकलिए और वोट कास्ट करिए। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक लिया, रुकेंगे। ब्रेक के बाद भी चर्चा के दौर जारी रहेगा और खबरें भी आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ। लेते हैं जयती। यशवर्धन जी, जीत को लेकर कांग्रेस दावे कर रही है। अगर हम पहले राजस्थान की अगर बात कर लें, 25 सीटों को लेकर 12 वोटिंग हो चुकी है, 13 सीटें और है। सबसे बड़ा आधार कांग्रेस का क्या है? क्यों आपको लगता है कि इस बार हम सीट जीतेंगे राजस्थान में, और कितनी सीट जीतेंगे? कांग्रेस ने इस पूरे चुनाव को लोकल और नेशनल इश्यूज को फ्यूजन करके जो अपना घोषणा पत्र बनाया है, वो सबसे बड़ा उसका कारक है। और हमारे कांग्रेस के घोषणा पत्र के सबसे बड़े ब्रांड एम्बेसडर प्रधानमंत्री मोदी जी, अमित शाह जी हैं। वो जो बातें बोल रहे हैं कि ये बातें कांग्रेस के घोषणा पत्र में है, वो एक लाइन में नहीं है। इसलिए युवा उसको डाउनलोड कर करके पढ़ रहे हैं, और जो व्यक्ति कांग्रेस के पूरे घोषणा पत्र को पढ़ लेता है वो कांग्रेस को वोट देने के लिए मोटिवेटेड हो जाता है। बीजेपी के घोषणा पत्र की कहीं कोई चर्चा नहीं है, केवल कांग्रेस के घोषणा पत्र की चर्चा है। और मैं दावे से कह रहा हूं, मैं फिर कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री पद की एक गरिमा होती है, गृह मंत्री पद की एक गरिमा होती है। कांग्रेस के घोषणा पत्र के बारे में जो झूठ बोली जा रही है
मैं पूरे राज्य के मतदाताओं से अपील करता हूं कि आप लोग उस घोषणा पत्र को पढ़िए और उसमें एक भी लाइन प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा बोली गई लिखी हुई हो तो आप कांग्रेस को वोट मत दीजिए। लेकिन शुद्ध रूप से झूठ बोल रहे हैं। क्यों कांग्रेस के घोषणा पत्र को इतना महत्व दिया जा रहा है? कांग्रेस का आपको घोषणा क्या- पत्र क्या बहुत कांग्रेस मेहनत को से क्यों ऐसा बनाया लगता है कि गया, बीजेपी बहुत दे रही मेहनत से है? बनाया गया और जब इनको कोई कमी नहीं नजर आई तो इन लोगों ने उसको कॉम्युनल लाइन से जोड़ने की कोशिश की। पूरी तरीके से झूठ बोल रहे हैं। पंकज जी, बार बार यही बात कि झूठ बोला जा रहा है, बार बार मैनिफेस्टो का जिक्र किया जा रहा है कांग्रेस के, और वो भी गलत। देखिए कौन झूठ बोल रहा है, मैं डॉक्यूमेंट में बात करता हूँ। जी। कांग्रेस ने कहा कि हम 30 लाख नौकरी देंगे और 30 लाख नौकरी का ये बाइफर्केशन में यहाँ लेके आया हूँ। अगर आपका जूम हो सकता है तो दिखाइएगा। एक मिनट सुनिए। मुस्लिम वाला एंगल बताइए ना, कहां पे मुस्लिमों को प्रॉपर्टी दे देंगे, वहाँ भी आ रहा हूँ। मंगलसूत्र छीन के दे देंगे, वो बताइए आप मुझे। वहां भी आ रहा हूँ। आपके झूठ का पर्दाफाश। आप कहते हैं 30 लाख नौकरी देंगे। 30 लाख नौकरी के बाइफर्केशन में ये कह रहे हैं कि राज्य के जो प्राथमिक विद्यालय हैं उसमें 8,37,592 नौकरी देंगे। मुझे कोई भी कांग्रेस का बुद्धिजीवी जो अपने आप को समझता है वो बता दे कि राज्य के इसके विद्यालयों की नौकरी केंद्र सरकार देता है क्या? दूसरी चीज, आप कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की नौकरी हम देंगे, हाई कोर्ट की नौकरी हम देंगे। क्या ये नौकरियां सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट की नौकरियां केंद्र सरकार देता है क्या? राज्य पुलिस बल में 5,31,737 नौकरियां देंगे। राज्य के पुलिस बल की नियुक्तियां राज्य सरकार करता है कि केंद्र सरकार करता है? एक मिनट इसमें ये बताइए कि मुस्लिमों को दे देंगे, वो कहां लिखा हुआ आप बताइए। अब मंगलसूत्र छीन लेंगे, वो कहां लिखा हुआ अब आ बताइए। जाइए। ये आपका घोषणा पत्र, मैं इस बात को पूरा विश्वास रखता हूं कि यशवर्धन जी ने पूरा पढ़ा होगा ये। जी बिल्कुल। और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनने से पहले यशवर्धन जी हमें जवाब दे रहे थे श्वेता, लेकिन कहीं ना कहीं एक भाषणबाजी का उन्होंने जिक्र किया। चुनावों में नजर आता है कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते हैं बयानबाजी तेज होने लगती है। आपने कौन से बयान का जिक्र किया? बिल्कुल उसी लाइन पे केशव प्रसाद मौर्य जी को अभी बोला गया है ये बात बोलने के लिए। अगर आप देखेंगे यूट्यूब पर जाकर आप देख लीजिए, मोदी जी ने एक इंटरव्यू में कहा कि हमने गुजरात में मुसलमानों की 70 से ज्यादा उपजातियों को ओबीसी का आरक्षण दिया है। तो क्या उन्होंने जो केशव प्रसाद जी मौर्य जो आरोप लगा रहे हैं क्या वो मोदी जी पर भी लगाएंगे? ये लगातार इस तरह की बातें चुनाव को पोलराइज करने के लिए कर रहे हैं, क्योंकि पहले चरण में जनता ने इनको नकार दिया है और ये बुरी तरह घबराए हुए। वोटिंग परसेंट कम आ रहा है इसलिए आपको लगता है, लेकिन बीजेपी कहती है कि वोटिंग परसेंट इसलिए कम आया क्योंकि कांग्रेस को लोगों ने वोट नहीं दिया, ये तो बीजेपी का वोट है। वो तो 4 तारीख को पता लग जाएगा। और इतना घबराए हुए क्यों हैं? आप मुख्य मुद्दे पर रहते हैं ना, आप डेवलपमेंट के मुद्दे पर चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, आप किसी भी जनता के हितैषी मुद्दे पर चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। आप ये केशव प्रसाद मौर्य जी को पंकज जी, क्या आप इत्तेफाक रखेंगे यशवर्धन जी की बात का कि पहले चरण के बाद की तस्वीरें बदली हैं, बौखलाहट है, हार का डर है, वो बात नहीं है जो पहले दावे और किए गए थे, और इसलिए इसे पोलराइज किया जा रहा है, हिंदू मुस्लिम धर्म जाति इस पर आ रहा है? देखिए जो चुनावी राजनीति होती है उसमें हर सीट और उसका आकलन करने के बाद जो पॉलिटिकल पार्टियां होती है अपने एजेंडे सेट करती है। प्रथम चरण में के बाद अब जो दूसरा चरण है उसमें जो पॉलिटिकल पार्टी है जो उनको कुछ सुनिए कुछ दूसरा निश्चित रूप से नजर आ रहा है, या उन सीटों की इक्वेशंस कुछ और तरह की नजर आ रही है। इसलिए अब दूसरे तरह का एजेंडा जो है वो सेट हो रहा है इस चुनाव में। ये बिल्कुल सही बात है कि आरक्षण खत्म करना और आरक्षण को लेकर जो मुद्दा उठाया गया है, पोलराइज करने की भी बात कोशिश की गई है। हिंदू और अल्पसंख्यक की राजनीति भी इस वाले सेकंड फेज में अपने को देखने को मिल रही है। तो ये निश्चित रूप से मान के चलिए कि जिस तरह की सीटें हैं, जिस तरह की वहाँ इक्वेशंस हैं, उसके अकॉर्डिंग ही राजनीतिक दल अपना एजेंडा सेट करते हैं और वही इस दूसरे चरण में आपको देखने को मिल रहा है। तीसरा चरण आएगा तब आपको कुछ और दूसरे तरह के मुद्दे सुनाई दे सकते हैं। चौथा चरण आएगा तो कोई दूसरे मुद्दे सुनाई दे सकते हैं। 7वें चरण तक बहुत कुछ है जो देखने को मिल जाएगा, आप ये कहना चाह रहे हैं। लेकिन नरेश जी, ये ठीक है, मुद्दे इस पर चर्चा, जीत हार सब कुछ ठीक है, लेकिन अभी आज के दिन जो सबसे ज्यादा अहम है वो है वोटिंग परसेंट, कि कितना वोटिंग परसेंट जाता है। क्योंकि पहले चरण के बाद जो तस्वीरें बदली हैं वो बहुत हद तक उसका आधार वोटिंग परसेंट था कि कम आया, जितनी एक्सपेक्टेशन थी या जो उम्मीद थी कि पिछली बार से ज्यादा होगा, वैसा कुछ नहीं हुआ। इस बार का जो 9 बजे तक का वोटिंग परसेंट है वो आपको लगता है क्या कह रहा है, और क्या आपको लगता है कि पिछली बार से ये बेहतर होगा दूसरा चरण? देखिए पहले चरण का जो वोटिंग हुआ था उसके बाद हमने कल परसों में 2-3 तस्वीरें देखी थी। हमने देखा था कि मुख्यमंत्री है वो भाजपा कार्यालय जाते हैं, हेडफोन लगा के और बूथ जो मैनेजमेंट संभालते हैं उनसे बात करते हैं कि हाँ आपकी तैयारियां हो गई क्या। हम देखते हैं पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा वॉर रूम जाते हैं, अपने कार्यकर्ताओं से मिलते हैं और पूछते हैं कि कल की तैयारियां हो गई क्या। और आज एक बड़ा सा जो विज्ञापन है वो हम देख पाते हैं जिसमें कहा जाता है पहले मतदान फिर जलपान। ये चीज़ें हमें पहले चरण में दिखाई नहीं दी थी। यानी कहीं ना कहीं दोनों दलों में ये आशंका रही है, हालांकि दावे जो है करेंगे, करना भी चाहिए, इनका धर्म भी है कि जीत इन्हीं की है, लेकिन आशंका रही है कि कहीं
जो कम वोट पड़े हैं उनके कारण उनको नुकसान तो नहीं हो रहा, क्योंकि उस वोटिंग के बाद ही हमने जो एक मंत्री है सरकार के गजेंद्र सिंह खींव सर, उनका भी वीडियो हम देख रहे हैं कि वो क्या कहते हैं नागौर के बारे में। तो ये तमाम चीज़ें इंगित करती है कि दोनों ही दल इस बात को लेकर चिंतित भी है कि कहीं वो जो वोटिंग प्रतिशत कम हुआ था उनसे उनको नुकसान तो नहीं है। अब आज की अगर हम बात करें तो हम ये देख पाए हैं कि उसका कुछ असर नज़र आ रहा है। अगर 9 बजे तक की पोलिंग की बात करें और पहले चरण की पोलिंग की बात करें वही 9 बजे तक की, तो लगभग 1% जो है वो पोलिंग बढ़ा है। लेकिन इसमें जो श्वेता मैं देख पा रहा हूँ एक जो रोचक बात सामने आई और मैंने सुबह दावा भी किया था और वो चीज़ निकल के आ रही है, आदिवासी जो इलाके हैं जहाँ पे चुनाव हो रहे हैं वहाँ के मतदाता शहरी मतदाताओं से, बाकी जो 13 सीटों शहरी मतदाता उनसे ज़्यादा जागरूक हमें नज़र आ रहे हैं। वहाँ पोलिंग का जो प्रतिशत है वो काफ़ी बड़ा है। एक उदाहरण मैं आपको बताता हूँ। जालोर की जो रेवदर सीट है, विधानसभा सीट है, वहाँ पे 9 बजे तक सिर्फ 7% मतदान हुआ है। और दूसरी तरफ आदिवासी इलाके की बात करें, बांसवाड़ा का घाटोल बिल्कुल पूरी तरह से आदिवासी क्षेत्र होता है, वहाँ 9 बजे तक 15% से ज़्यादा मतदान हुआ है। अगर मैं और 5-7 सीटों की आपकी बात बताऊं, आप चाहे 12-18 की बात कर ले, 14-14.5% से ज़्यादा पोलिंग वहाँ हुई है 9 बजे के बाद। सांगोद में और किशनगंज है और प्रतापगढ़ भी आदिवासी इलाका है, वहाँ भी 14% से ज़्यादा मतदान हुआ है। इसी तरह का हम शहरी क्षेत्रों की बात करें इन 13 सीटों में, तो आप देख सकते चित्तौड़गढ़ जहाँ से जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष चुनाव लड़ रहे हैं, वहाँ 9 बजे तक सिर्फ 9.4% मतदान हुआ है। उदयपुर शहर में 9.7% मतदान हुआ है। अजमेर जो साउथ है, जो कि शहरी सीट है, उसमें 9.89% मतदान हुआ है। राजसमंद की बात करें, भाजपा का गढ़ कहा जाता है, वहाँ भी शहरी क्षेत्र में बात करें 9.97% मतदान हुआ है। तो आप इसको तुलनात्मक देखिए कि जो आदिवासी इलाका है, आदिवासी क्षेत्र के जो लोग हैं, वहाँ पे मतदान पहले 2 घंटे में काफी अच्छा बढ़ा नरेश जी, है। जो आदिवासी क्षेत्र का आप जिक्र कर रहे हैं, ये फितरत क्या हमेशा से ऐसी ही रही है? हमेशा से ही वो इतने एक्टिव रहे हैं? खासतौर पर बात जब सरकार को चुनने की होती है, जब मताधिकार के प्रयोग की होती है, या फिर इस बार जब कोशिशें की गई, जब स्वीप कार्यक्रम चलाए गए और निर्वाचन आयोग के नवाचार हुए, आपको लगता है उससे जागरूकता ज्यादा बढ़ी है उस क्षेत्र में? देखिए, अब वहाँ जो मुकाबला अब जो हो रहा है, उस मुकाबले का बड़ा असर है, क्योंकि देखिए वहाँ पे बीएपी जो बाप पार्टी है, भारतीय आदिवासी पार्टी, उसका कैंडिडेट खड़ा है डूंगरपुर बांसवाड़ा की अगर बात करें, और बांसवाड़ा के घाटोल का मैंने उदाहरण दिया था। तो जब वहाँ ये कैंडिडेट आदिवासी पार्टी का खड़ा होता है और सामने जो है वो कांग्रेस चुनाव नहीं लड़ती है, और चुनाव नहीं लड़ती, हालांकि उनका सिंबल है वहाँ पे चुनाव लड़ती है, तो भाजपा और आदिवासी में सीधा सीधा मुकाबला है। तो वहाँ पे ऐसे माहौल में जो वोटिंग का प्रतिशत है, वो जो उनके जो प्रत्याशी है वो बढ़ाते हैं, उनके जो कार्यकर्ता वो बढ़ाते हैं। और चूंकि आदिवासियों को अगर ऐसा लगता है कि उनका खुद का कैंडिडेट है, तो इस बात का भी वो असर होता है। लेकिन बड़ी चीज़ ये है कि अगर आदिवासी इलाके में इतना प्रतिशत जो वोटिंग बढ़ रहा है, तो जब हम अब जब 11 बजे तक की बात करेंगे, कुछ देर बाद इसके भी आंकड़े सामने आएंगे, तो हम और अच्छी तरह बता पाएंगे कि वास्तव में ट्रेंड है तो किस तरह से जा रहा है। जाएगी श्वेता, लेकिन ये तो जरूर है क्योंकि कोशिशें कहीं ना कहीं रंग लाती हुई अगर नजर आएगी तो ये जनता के लिए बेहतर होगा। सवालों पर लौटेंगे, पार्टियों से भी बात करेंगे, लेकिन एक बार पंकज जी से मेरा एक और सवाल है। पंकज जी, क्योंकि इस चुनाव में 13 सीटों पर कई हाई प्रोफाइल चेहरे हैं जो चुनाव मैदान में हैं, कई ऐसे चेहरे हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं लेकिन पीछे से रहकर। 2 पूर्व मुख्यमंत्री जिनकी भी साख यहाँ पर प्रतिष्ठा दाव पर है, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, दोनों ने अपने अपने क्षेत्रों में पूरी कोशिश की है, मेहनत की है। चुनावी रंगत नजर आई या नहीं आई ये जनता बताएगी, लेकिन इस विश्लेषण को लेकर कैसे क्या देखते हैं? देखिए, ये जो दूसरे चरण में राजस्थान की जो 13 सीटें हैं, इसमें एक चीज तो कॉमन है कि इन 13 सीटों पर बीजेपी की कोशिश है कि वो हैट्रिक करे, क्योंकि 13 की 13 सीटें पिछले 10 सालों से लगातार भाजपा जीत रही है जी। अब बात हम करें अगर पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के झालावाड़ इलाके की बात, तो ये एक अद्भुत रिकॉर्ड बनाने की तरफ जो दिखाई दे रहा है ट्रेंड। 5 बार लगातार वहाँ वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री वो सांसद रही, और 5वें बार वहाँ उनके लड़के पुत्र दुष्यंत सिंह 5वीं बार लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। 4 बार वो ऑलरेडी जीत चुके हैं। तो ये चुनाव, झालावाड़ा का चुनाव तो बिल्कुल एक अलग तरीके का आपको देखने को मिलेगा। और बात हम जालोर की करें तो जालोर में वैभव हालांकि जोधपुर से चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन जालोर से पहली बार उस सीट पर चुनावी मैदान में। लेकिन इन दोनों सीटों पर एक चीज कॉमन है
दोनों पूर्व मुख्यमंत्री के परिवार से, और दोनों पूर्व मुख्यमंत्रियों ने इन सीटों पर पूरी तरीके से अपनी ताकत झोंक रखी है। वहां की रणनीति भी है, दोनों पूर्व मुख्यमंत्री, झालावाड़ में वसुंधरा राजे के हाथ में पूरी तरीके से कमान है, जालौर में अशोक गहलोत के हाथ में पूरी कमान है। तो सीटों में अंतर जरूर है, लेकिन ये सिमिलरिटी है कि दोनों पूर्व मुख्यमंत्री इस सीट को जिताने के लिए एडी चोटी का जोड़ लगा रहे हैं। लेकिन पंकज जी, जो बात आपने की, इसी का जवाब नरेश जी से भी ले लेते हैं। दोनों पूर्व मुख्यमंत्री अपने ही क्षेत्र में, यानी अपने ही पुत्र के लिए ही प्रचार प्रसार में पूरी तरह से डेडिकेटेड रहे। क्या ये बात सही है? क्योंकि इसलिए भी सवाल उठ रहे थे कि ये जो इतने बड़े चेहरे हैं, इनका फायदा दूसरी सीट में उनकी पार्टी के दूसरे कैंडिडेट को भी मिल सकता है। देखिए श्वेता, अगर आप वसुंधरा राजे और अशोक गहलोत के चुनाव प्रचार की सीधी सीधी सवाल कर रहे हैं, बिल्कुल, तो तुलनात्मक रूप से अगर हम देखें तो ये हमें जो नजर आता है कि वसुंधरा राजे जो है वो इस बार अपने ही जो लोकसभा जो क्षेत्र है उनके बेटे का, मतलब वो भी उनका भी रहा है, वहीं तक सीमित रही है। बाहर जो वो नहीं गई, इसका कारण ये भी होता है कि भारतीय जनता पार्टी में एक परंपरा है कि जब पार्टी निर्देश देती है यहाँ से, जब कार्यालय से उनका प्रोग्राम तय करते हैं, तो उसके बाद जो नेता है वो प्रचार करने जाते हैं, अपनी मर्जी से नहीं जाते। कांग्रेस में इस तरह की थोड़ी छूट है, कोई कहीं भी चला जाता है। और रही अशोक गहलोत की बात, तो अशोक गहलोत ने एक आधे की तो मैं बात नहीं कर सकता, लेकिन सभी सीटों पे या तो नामांकन के समय या किसी रोड शो में या प्रचार के समय गए हैं। लेकिन हाँ, ये भी सही है कि उन्होंने सबसे ज़्यादा इस बार जो चुनावी कार्यक्रम है वो जालौर सिरोही में किए। अब दूसरी बात यह है कि आपने कहा कि वसुंधरा राजे और अशोक गहलोत दो पूर्व मुख्यमंत्री है, दोनों के बेटे चुनाव लड़ रहे, दोनों की साख दांव पे है। लेकिन मुझे इसमें थोड़ा सा जो अंतर जो नजर आता है, पंकज जी को भी इसमें मैं जोड़ना चाहूंगा कि 12 और जो झालावाड़ है वहां पे दुष्यंत सिंह चुनाव लड़ रहे हैं, वसुंधरा राजे उनका सहयोग कर रही है, क्योंकि आंकड़े बताते हैं कि जब दुष्यंत खुद 4 बार सांसद रहे हैं, इसका मतलब कि वो वहां स्थापित नेता है, तो वो 5वीं बार लड़ रहे हैं। लेकिन जालौर सिरोही की बात करें तो वहां लगता है कि अशोक गहलोत चुनाव लड़ रहे हैं, क्योंकि वैभव गहलोत को तो अभी स्थापित होना बाकी है। जोधपुर से लड़े थे, हार गए थे, शिफ्ट किया, जालौर सिरोही लेके आए। और सबसे ज्यादा जो सभाएं, रोड शो, ऐसा कोई विधानसभा क्षेत्र नहीं होगा जालौर सिरोही का जहाँ पे अशोक गहलोत नहीं गए प्रचार करने के लिए, जहाँ उन्होंने रोड शो नहीं किए, जहाँ नुक्कड़ सभाएं नहीं की। और इतना ही नहीं, जालौर सिरोही जो क्षेत्र है वहाँ की खासियत है, जैसलमेर बाड़मेर का भी ऐसा ही है कि वहाँ के जो वोटर है या उनके रिश्तेदार ज़्यादातर बाहर रहते हैं, राजस्थान से बाहर रहते हैं। अब सूरत की बात कर ले, पुणे की बात कर ले, हैदराबाद, बेंगलोर, चेन्नई, यहाँ रहते हैं, तो वहाँ भी प्रचार करने गए थे। तो इन दोनों में थोड़ा सा अंतर जो मुझे दिखाई देता है को लेकर। बिल्कुल यशवर्धन जी, इसे भी एक रिएक्शन ले लेते हैं। जयती, यशवर्धन जी, जीत को लेकर कांग्रेस दावे कर रही है। अगर हम पहले राजस्थान की अगर बात कर लें, 25 सीटों को लेकर 12 वोटिंग हो चुकी है, 13 सीटें और है। सबसे बड़ा आधार कांग्रेस का क्या है? क्यों आपको लगता है कि इस बार हम सीट जीतेंगे राजस्थान में, और कितनी सीट जीतेंगे? कांग्रेस ने इस पूरे चुनाव को लोकल और नेशनल इश्यूज को फ्यूजन करके जो अपना घोषणा पत्र बनाया है, वो सबसे बड़ा उसका कारक है। और हमारे कांग्रेस के घोषणा पत्र के सबसे बड़े ब्रांड एम्बेसडर प्रधानमंत्री मोदी जी, अमित शाह जी हैं। वो जो बातें बोल रहे हैं कि ये बातें कांग्रेस के घोषणा पत्र में है, वो एक लाइन में नहीं है, इसलिए युवा उसको डाउनलोड कर करके पढ़ रहे हैं। और जो व्यक्ति कांग्रेस के पूरे घोषणा पत्र को पढ़ लेता है, वो कांग्रेस को वोट देने के लिए मोटिवेटेड हो जाता है। बीजेपी के घोषणा पत्र की कहीं कोई चर्चा नहीं है, केवल कांग्रेस के घोषणा पत्र की चर्चा है। और मैं दावे से कह रहा हूं, जो मैं फिर कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री पद की गरिमा होती है, गृह मंत्री पद की गरिमा होती है। कांग्रेस के घोषणा पत्र के बारे में जो झूठ बोली जा रही है, मैं पूरे राज्य के मतदाताओं से अपील करता हूं कि आप लोग उस घोषणा पत्र को पढ़िए, और उसमें एक भी लाइन प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा बोली गई लिखी हुई हो तो आप कांग्रेस को वोट मत दीजिए। शुद्ध रूप से झूठ बोल रहे हैं। क्यों कांग्रेस के घोषणा पत्र को इतना महत्व दिया जा रहा है? कांग्रेस का घोषणा पत्र बहुत मेहनत से बनाया गया, बहुत मेहनत से बनाया गया, और जब इनको कोई कमी नहीं नजर आई तो इन लोगों ने उसको कॉमनल लाइन से जोड़ने की कोशिश की। पूरी तरीके से झूठ बोल रहे हैं पंकज जी। बार बार यही बात कि झूठ बोला जा रहा है, बार बार मैनिफेस्टो का जिक्र किया जा रहा है कांग्रेस के, और वो भी गलत। देखिए, कौन झूठ बोल रहा है, मैं डॉक्यूमेंट से बात करता हूँ। कांग्रेस ने कहा कि हम 30 लाख नौकरी देंगे, और 30 लाख नौकरी का ये बाइफर्केशन में यहाँ लेके आए हो। अगर आपका जूम हो सकता है तो दिखाइएगा। एक मिनट, मुस्लिम वाला एंगल बताइए ना, कहां पे मुस्लिमों को प्रॉपर्टी दे देंगे, मंगलसूत्र छीन के दे देंगे, वो बताइए आप मुझे। वहां भी आ रहा हूँ, आपके झूठ का पर्दाफाश। आप कहते हैं 30 लाख नौकरी देंगे, 30 लाख नौकरी के बाइफर्केशन में ये कह रहे हैं कि राज्य के जो प्राथमिक विद्यालय हैं उसमें 8,37,592 नौकरी देंगे।
मुझे कोई भी कांग्रेस का बुद्धिजीवी जो अपने आप को समझता है वो बता दे कि राज्य के इसके विद्यालयों की नौकरी केंद्र सरकार देता है क्या? दूसरी चीज, आप कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की नौकरी हम देंगे, हाई कोर्ट की नौकरी हम देंगे, क्या ये नौकरियां सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट की नौकरियां केंद्र सरकार देता है क्या? राज्य पुलिस बल में 5,31,737 नौकरियां देंगे। राज्य के पुलिस बल की नियुक्तियां राज्य सरकार करता है कि केंद्र सरकार करता है? एक मिनट इसमें ये बताइए कि मुस्लिमों को दे देंगे, वो कहां लिखा हुआ आप बताइए। अब मंगलसूत्र छीन लेंगे, वो कहां लिखा हुआ बताइए। ये आपका घोषणा पत्र है, मैं इस बात को पूरा विश्वास रखता हूं कि यशवर्धन जी ने पूरा पढ़ा होगा। ये इनका जो पहला है हिस्सेदारी न्याय, इसमें लिखते हैं कांग्रेस पार्टी अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं गरीब सामान्य वर्ग को मिलने वाले आरक्षण पर 50% का कैपिंग हटाएंगे। तो हट चुका है। अरे सुनिए, अभी राज्य में कह रहा हूँ, जो चीज हट गई आज से 5 साल पहले, मोदी जी के 2019 में हमने हटा दिया। हमने 50% की कैपिंग हटा के 10% ईडब्ल्यूएस को आरक्षण दे दिया, उसको ये अब देने की गारंटी करते हैं। अभी यशवर्धन जी ने बोला कि हमने बहुत मेहनत से ही बनाया है, अभी कैपिंग में लिटिगेशन चल रहा है। लेकिन पंकज सॉरी जी, देखिए मैनिफेस्टो अपनी जगह है, सबके अपने अपने घोषणा पत्र है, ये वादे जनता के साथ और एक तरह से गारंटी कि अगर हम आते हैं तो हम ये काम जरूर करेंगे, हमारा फोकस इस पर रहेगा। लेकिन सवाल ये भी उठता है कि जनता जो वोटर है, फिर चाहे शहरी हो या फिर ग्रामीण क्षेत्र की हम बात कर ले, वो क्यों जाके मैनिफेस्टो पढ़ेगा, डिटेल देखेगा? उसके जहन में तो कुछ चीजें होंगी जो उसकी जरूरतें की होगी, जो उसके लिए प्रायोरिटी होंगी, वो तो उस आधार पर जाएगा, या फिर जो काम 10 साल में देखे वो, या फिर जो 10 साल में कमी लगी उससे विपरीत उसे क्या चाहिए वो। बिल्कुल, देखिए श्वेता, जो मतदाता होता है वो लोकल इश्यूज जो होते हैं उसके, या लोकल जो समस्या होते हैं उसका कितना निराकरण हुआ, एक तो वो उस पर फोकस करता है। दूसरा, एक जो देश भर में जो मुद्दा है, जो जिसे आप कह सकते हैं कि जो सबसे ज्यादा स्ट्राइक कर रहा हो, एक उस पर फोकस करता है। घोषणा पत्र पार्टियां जारी जरूर करती है, लेकिन आम मतदाता उस घोषणा पत्र से उतना ज्यादा सरोकार नहीं रखता जितना कि पॉलिटिकल पार्टियां सोचती हैं, या आपको ये समझ में आया कि ये घोषणा पत्र इतना बड़ा मंच बना दिया है, वो आम मतदाता उस पर फोकस करेगा। जनता फोकस करती है कि नेता क्या बोल रहे हैं। जैसे कांग्रेस ने आपत्ति जताई कि मोदी जी ने कहा खुले मन से कि मंगलसूत्र छीन लेंगे या मुस्लिमों को आरक्षण देने वाले हैं, ऐसा ही जुमला कांग्रेस की तरफ से उछाला जा रहा है कि अगर भाजपा सत्ता में आती है तो ये आरक्षण खत्म कर देगी। तो ज्यादा जो मुद्दे हैं वो घोषणा पत्र में, ना तो पार्टियां चाहती है कि जनता बात करे, और जो जहां तक जनता का है तो जनता के लिए संभव नहीं है कि इतना बड़ा मंच है जो घोषणाओं का, उसको बारीकी से देखे और किसके लिए क्या वादे हैं उस पर फोकस करे। उनका फोकस सिर्फ जो स्थानीय मामले है उसके ऊपर ही रहता है, और स्थानीय प्रत्याशी को देखकर ही वो वोट करते हैं। मोटे रूप से जो ट्रेंड है अभी तक वो यही देखने को मिल रहा है। कुल मिलाकर के विकास के लिए चाहत लोगों की होती है, वो चाहते हैं कि विकसित हो उनका परिवार, उनका जो जिस क्षेत्र से वो आते हैं उस पर विकास हो। देखिए, सियासी चर्चा जारी रहेगी। 11 बजे तक का वोटिंग प्रतिशत आ चुका है, लगभग 27% वोटिंग राजस्थान में हो गई है। अगर वोट नहीं किया है तो जाकर कीजिए, क्योंकि ये अवसर है आपके लिए अगले 5 साल तक नहीं आने वाला। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, बनी रही हमारे साथ।